भारतीय राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें लेकर जितनी दीवानगी होती है उतना ही विवाद भी। और बाला साहेब ठाकरे यकीनन उस लिस्ट में सबसे ऊपर के नामों में से एक हैं। सोचिए, एक कार्टूनिस्ट जिसने अपने ब्रश से महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल दिया और दशकों तक सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। और यहीं पर बाला साहेब ठाकरे की कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। जानते हैं उनके करियर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है? कि उन्होंने कभी कोई सरकारी पद, कोई कुर्सी नहीं संभाली, फिर भी महाराष्ट्र की राजनीति पर उनका कंट्रोल बेजोड़ था। तो सवाल यह है कि ये कैसे हुआ? उनकी ताकत का असली राज क्या था? चलिए समझते हैं। उनकी इस राजनैतिक ताकत की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें असल में थोड़ा पीछे जाना होगा। ब्रश और स्याही की दुनिया में एक कलाकार से महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बनने का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सच में एक कार्टूनिस्ट के तौर पर बाला साहेब ने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी लाइनों से लड़ना सीखा था। द फ्री प्रेस जर्नल में उनके कार्टून सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होते थे, वो सिस्टम पर सीधे और तीखे हमले थे। और इसी कला ने उनकी राजनीतिक आवाज को धार दी। फिर 1960 में उन्होंने मार्मिक के तौर पर अपना खुद का एक मंच तैयार कर लिया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक पूरा आंदोलन था। मराठी मानुष। उस दौर में मुंबई में बहुत से मराठी भाषी लोग नौकरियों और मौकों के लिए जूझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे अपने ही घर में पीछे छूट रहे हैं। ठाकरे ने इसी नब्ज को पकड़ लिया। मार्मिक अब सिर्फ एक मैगजीन नहीं रही, ये मराठी अस्मिता और हक के लिए एक हुंकार बन गई थी। लेकिन शब्द और कार्टून वो तो बस एक शुरुआत थी। बहुत जल्द विचारों की ये आग एक ऐसी राजनीतिक ताकत में बदलने वाली थी जो महाराष्ट्र की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रखने वाली थी। 19 जून 1966 ये तारीख महाराष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन एक कार्टूनिस्ट ने अपनी कलम नीचे रखी और एक राजनीतिक सेना बनाई, शिवसेना। ये सिर्फ एक पार्टी का जन्म नहीं था, ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए और ज्यादा आक्रामक दौर की शुरुआत थी। शिवसेना का एजेंडा एकदम साफ और बहुत असरदार था। स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों और अधिकारों की मांग। ये एक ऐसा संदेश था जो सीधे उन लोगों के दिलों में उतर गया जो खुद को अनदेखा महसूस कर रहे थे। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये पहचान की लड़ाई बन गई थी। देखिए, एक पार्टी बनाना एक बात है, लेकिन उसे दशकों तक अपनी मुट्ठी में रखना ये बिल्कुल अलग खेल है। ठाकरे की असली ताकत उनकी विचारधारा और उनके नेतृत्व के उस अनोखे रिमोट कंट्रोल मॉडल में छिपी थी जिसकी कोई दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। धीरे धीरे शिवसेना का ध्यान मराठी मानुष से हटकर हिंदुत्व की बड़ी राजनीति की तरफ मुड़ गया और ठाकरे की आवाज और भी बुलंद हो गई। उनके भाषणों में जैसे आग होती थी। वो अपने समर्थकों में जोश भर देते थे और अपने विरोधियों में डर। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी और सबसे बड़ा विवाद भी। और यहीं से रिमोट कंट्रोल वाली बात सामने आती है। जरा सोचिए, मुख्यमंत्री दफ्तर में बैठा है लेकिन असली फैसले ठाकरे के घर मातोश्री से लिए जा रहे हैं। उन्होंने कभी कोई पद चाहा ही नहीं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। असली पावर, असली रिमोट तो हमेशा उनके हाथ में ही था। सत्ता के इस खेल में ठाकरे को विवादों का भी सामना करना पड़ा और गठबंधनों का भी। और यही दो पहलू उनके राजनीतिक करियर की पूरी कहानी कहते हैं। एक तरफ तीखे आरोप तो दूसरी तरफ बेहद चतुर राजनीतिक साझेदारियां। शायद उनके करियर का सबसे काला अध्याय 1992-93 के मुंबई दंगों से जुड़ा है। बाद में जस्टिस श्री कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दंगों में उनकी भूमिका को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की। ये एक ऐसा दाग था जो उनकी विरासत पर हमेशा के लिए रह गया। लेकिन विवादों के बावजूद ठाकरे एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे। हिंदुत्व की एक जैसी विचारधारा पर बीजेपी के साथ उनका गठबंधन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और 1995 में इसी गठबंधन ने उन्हें सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया, जब महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन ठाकरे की ताकत सिर्फ राजनीति या विचारधारा तक ही सीमित नहीं थी। आखिर उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जो लाखों लोगों को उनकी तरफ खींचता था, जबकि दूसरे लोग उनसे उतनी ही शिद्दत से नफरत करते थे? शिवाजी पार्क की उन रैलियों की कल्पना कीजिए। लाखों की भीड़ है और मंच पर एक अकेला आदमी बिना किसी कागज के सिर्फ अपनी आवाज से उस भीड़ को कंट्रोल कर रहा है। उनके शब्द समर्थकों के लिए अमृत थे,
तो विरोधियों के लिए जहर। उनके लिए या तो कोई उनके साथ था या उनके खिलाफ, बीच का कोई रास्ता था ही नहीं। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ लोग अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जो उनके जाने के बाद भी जिंदा रहती है और अक्सर पहले से ज्यादा पेचीदा हो जाती है। तो ठाकरे की विरासत क्या है? 17 नवंबर 2012। उस दिन ऐसा लगा जैसे मुंबई की धड़कन ही रुक गई हो। सड़कें खामोश थीं, दुकानें बंद थीं, लाखों लोग अपने साहिब को आखिरी विदाई देने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। ये किसी राजनेता का अंतिम संस्कार नहीं था, ये एक ऐसे राजा की विदाई थी जिसने दशकों तक अपने लोगों के दिलों पर राज किया था। तो फिर बाला साहेब ठाकरे को कैसे याद किया जाए? क्या वो मराठी गौरव के रक्षक थे या हिंदुत्व के एक उग्र योद्धा? क्या वो सत्ता के रिमोट कंट्रोल मास्टर थे या सिर्फ एक करिश्माई नेता जो भीड़ की नब्ज पहचानता था? सच तो ये है कि वो शायद ये सब कुछ थे। और आखिर में सवाल यही रह जाता है, बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत क्या है? वो कार्टून जो उन्होंने बनाए, या वो राजनीतिक साम्राज्य जो उन्होंने खड़ा किया, या फिर वो विवाद जो आज भी गूंजते हैं? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहास के किस पन्ने से उन्हें देखा जा रहा है।